जैसे जैसे वो उसका फोन उठाता है, जिंग जुआयन को अपने आप ही होश आ जाती है। अपने जख्म खुद ही अपने आप ही हील होने लगते हैं। डॉक्टर जैसे जैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। पीछे मुड़ के देखता है कि वो लड़की कहीं पे गायब हो गई है। वो रिपोर्ट करता है पता नहीं कैसे, लेकिन जिंग जुआयन खुद ही जिंदा हो गई है। इसके बाद उस अनजान शख्स की गिरे हुए फोन पे नजर जाती है कि उससे मोटे ने मिशन दिया था कि कैसे ना कैसे करके उस फोन को रिट्रीव करो। अब जैसे जैसे वो फोन उठाता है, वो फोन के रिफ्लेक्शन में उसी लड़की को अपने पीछे आते हुए देखता है। यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को जिंग जुआयन की मौत पे यकीन आ रहा था। तभी उसके पीछे से फीमेल पुलिस ऑफिसर कहने लगती है तुम सिर्फ और सिर्फ एक झूठे इंसान ही हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम आखिर तुम कब तक इसी तरह बर्ताव करते रहोगे? इसकी बॉडी हमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन में ही मिली है, ना कि वो तुम्हारे साथ भागी थी। इस लड़की के साथ एक और पुलिस ऑफिसर भी खड़ा होता है, इसका नाम ओयन शन होता है। फीमेल ऑफिसर काफी सीरियस होकर ओयन शन से कहने लगती है जाओ जुआंग को डिटेंशन सेंटर ले जाओ। ये सारी की सारी चीजें हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर से गुजर रही होती है। वो अपने हाथों से जिंग जुआयन को उठाते हुए कहने लगता है मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, तुम्हें उठ के उन्हें बताना पड़ेगा। तब तक ओयन शन उससे जमीन में पटकते हुए कहने लगता है नाटक करना बंद करो। इसी तरह उससे गाड़ी में फेंक के वो थोड़ी देर में डिटेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। गाड़ी में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर काफी कंफ्यूज होता है, यार ये उसके साथ क्यों हो रहा है? उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से मौजूद है जिसे उसे गले लगाना है। हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी आंखें बंद करके अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ होता है, वो कुछ ज्यादा ही अंधेरे में चला जाता है जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही पाता है। अपने साथ ही साथ वो उसी डेविल को भी पाता है। डेविल को अपने सामने देख के हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है ये तो तुम हो, तुम ही हो जिसने सारे कत्ल किए हैं। इसी बात से सहमत होके वो डेविल भी बोलता है कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, फिर तुम वाकई में जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हो तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। मुझे अपना जिस्म दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हारे सारे के सारे दुश्मनों को मार डालूंगा और फिर तुम भाग सकते हो। ये कहते हुए वो डेविल जैसे जैसे उसकी बॉडी लेने ही लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात से एग्री ना करता और वो तुरंत से इनकार करते हुए कहने लगता है चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन इसके बदले में मैं ना ही किसी का कत्ल करूंगा, ना कि मैं तुम्हें भी कत्ल नहीं करने दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ के यही बात बार बार दोहराने लगता है। इसी बीच वो डेविल भी जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो कहने लगता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी हो। खैर वक्त के गुजरते चलते ही मेरे पास आके हाँ जरूर कहोगे जब तक तुमने वो रिंग पहनी है मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। वैसे तो तुम अपनी आवाज को उठा के मुझसे बात भी कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाते हुए अपनी रठी लगाए रखता है। तब तक ओयन शन दरवाजा खोलते हुए कहने लगता है क्या तुमने शोर मचाया हुआ है? इसी में फीमेल ऑफिसर आके कहने लगती है हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, जाने का वक्त आ गया है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ अंदर ही बैठ जाते हैं, लेकिन उनका अंदर होना या ना होना उससे हमारे मेन कैरेक्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे मेन कैरेक्टर को अगर किसी चीज से फर्क पड़ता भी है तो अंदर ही अंदर से उससे एक परेशानी खाई जा रही होती। परेशानी हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से चीर फाड़ डाली होती है। ये सोच रहा होता है कि अगर कोर्ट वालों ने उससे सजा सुना दी एक कातिल होने की वजह से, यार ये दमतोड़ बोझ उसकी बीमार माँ आखिर कैसे सह पाएगी? प्रेशर और नाफरमान औलाद होना उससे अंदर ही अंदर से ऐसे खाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीमक लकड़ियों को खा लेती है। बारे में सोचते हुए वो दोबारा से पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर डालता है। तो यार वो अपने हाथ से इस रिंग को उतारने के चक्कर में उसे अपने दांतों में दबोचने लगता है। इन्हीं सब में एक जोरदार झटका लगता है। इस वजह से जाने और अनजाने में हमारे मेन कैरेक्टर का सर दीवार से टकरा जाता है। टकराते ही वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। देर गुजरने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को जैसे जैसे होश आती है वो अपने आप को किसी अनजान गाड़ी में किसी अनजान लोगों के साथ पाता है। लोग आखिर जो भी है उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भी पकड़ के रखा हुआ होता है। बाद में हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है ये सारे के सारे बंदे फूजिंग के भेजे हुए होते हैं। जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे से बात कर रहा होता है अपनी आंखों पे यकीन आ रहा होता कि आखिर ये मोटा जिंदा कैसे है। तो इसके जवाब में वो मोटा गेंडा उससे कहने लगता है अगर इस दुनिया में तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम अपना कटा हुआ हाथ भी अपने साथ दोबारा जोड़ सकते हो। यार इन सारी की सारी बातों से हट के हमारा मेन कैरेक्टर उस पर गुस्से से भड़कते हुए कहने लगता है आखिर तुमने मुझे इतना बताने की जहमत तक ना की कि सुरंग को पहनने के बाद मुझे कौन सी सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। फिर तभी फीमेल ऑफिसर काफी हैरानगी से कहने लगती है अगर वो मोटा जिंदा है तो शायद कोई और भी जिंदा हो। खैर यार ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे से कहने लगता है तुम्हें पुलिस को बताना पड़ेगा, वहाँ पे मौजूद मैं नहीं था जिसने ये सारा का सारा कत्ल किया। हालांकि वो मोटा खरूस कहता है मुझे क्या पता, मैं तो उस वक्त सिर्फ और
सिर्फ बेहोश ही था। लेकिन हाँ, वो मोटा उससे इतना जरूर बता देता है कि उसके पास एक और रास्ता भी है, इसके कारण तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम वहाँ पे मौजूद कसूरवार नहीं हो। और जिस प्रूफ की वो लोग बात कर रहे हैं वो जिंग जुआयन का मोबाइल फोन है। यार अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोटे ने अपना बंदा भी बेच दिया होता है उसके फोन को उठाने के लिए। जैसे जैसे वो उसका फोन उठाता है जिंग जुआयन को अपने आप ही होश आ जाती है, अपने जख्म खुद ही अपने आप ही हील होने लगते हैं। डॉक्टर जैसे जैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, पीछे मुड़ के देखता है कि वो लड़की कहीं पे गायब हो गई है। वो रिपोर्ट करता है पता नहीं कैसे, लेकिन जिंग जुआयन खुद ही जिंदा हो गई है। इसके बाद उस अनजान शख्स की गिरे हुए फोन पे नजर जाती है कि उससे मोटे ने मिशन दिया था कि कैसे ना कैसे करके उस फोन को रिट्रीव करो। अब जैसे जैसे वो फोन उठाता है वो फोन के रिफ्लेक्शन में उसी लड़की को अपने पीछे आते हुए देखता है। इसके बाद जो लोग उससे कनेक्टेड होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी चीखें ही सुनते हैं। मगर इन सारी ठहस महस में उन सबको ये तो मालूम पड़ता है कि जिंग जुआयन अपने आप ही जिंदा हो गई है। यहाँ पे वो मोटा ये भी बोलता है मुझे इतना तो जरूर मालूम था कि वो लड़की अंदर ही अंदर से मेरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, यही वजह से मैंने उसके पीछे कुछ गुंडे वगैरह भी भेजे थे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक मेरे बंदे कभी वापस आए ही नहीं। तो इन सारी बातों से ये तो तय होता है कि शायद वो इंसान थी ही नहीं। सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही गहरी सोचों में चला जाता है। मगर जैसे जैसे अब जिंग जुआयन दोबारा से निकल के भाग रही होती है, ठीक के मुताबिक मोटे ने अभी भी उसके पीछे अपने बंदे लगाए होते हैं, इस वजह से हर लम्बे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। पता वो हमारे मेन कैरेक्टर से भी यही कहता है अगर तुम रिंग और फोन उसका मेरे पास ले आए तुम्हारे लिए अभी भी वो पिछली ऑफर खुली हुई है, मैं ही तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा। खैर यार वो फीमेल ऑफिसर भी इस केस में काफी इंटरेस्ट ले चुकी होती है। यार एक बार एक अनजान जगह में सीन शिफ्ट होता है। पे मोटे के बंदे उस लड़की का पीछा करते करते एक गुफा से गुजरने लगते हैं। पे वो मोटे के बंदे धीरे धीरे कदम लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। अंदर गुफा में वो काफी तादाद में उसी तरह के और ज़ॉम्बी पाते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें यूं अपनी तरफ बढ़ता देख के उसके सारे के सारे बंदे ओपन फायर करते हैं, लेकिन ओपन फायर उन पे जरा भी काम न करती। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए उनकी जान ले लेते। यही वजह से गुफा में मौजूद एक शख्स गन्ने निकाल के अपने साथ सारे लोगों को उड़ा देता है। तो यार उतने में हमें दोबारा से अपने मेन कैरेक्टर और कुछ लोगों के बारे में दिखाया जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं वो फौरन से एक बहुत बड़े झटके को महसूस करते हैं। वजह से वो जब अपनी पुरानी स्क्वाड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स तक ना आता है। यार वो भी इसी घर में सीधा घुसने को जा रहे होते हैं कि फिर तभी वो ऑफिसर फीमेल ऑफिसर से कहने लगता है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनने में आया है घर में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि जो भी आज तक अंदर जाता है वो इसी घर में किसी अनजान वजह से मारा जाता है। अफवाह फैली हुई है कि जब से इसका असली मालिक मरा है उसके बाद से ये घर हॉन्टेड हो गया था। लोग जानकारी हासिल करने के लिए इस घर में आते हैं लेकिन आज तक कभी भी कोई वापस नहीं आया। यही वजह से पुलिस ने कहा है कि इस जगह से दूर ही रहो तो अच्छा है। आखिर ये सुनने के बाद मोटे का चमचा कहने लगता है अगर वाकई में ये बात है तो आज तक ये घर कभी गिराया क्यों नहीं गया। ओयनशन बोलता है कि ये हॉन्टेड हाउस लोगों को अपनी तरफ खिंचाव करता है। काफी लोगों के यहाँ पे आने की वजह से इस घर से काफी पैसा कमाया जाता है। तो यार ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहने लगता है हम जाएंगे और जाके ही रहेंगे कि फुजाइल ने उससे टास्क दिया होता है कि वो हर हालत में उसका मोबाइल लेके ही आए। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस घर की खिड़की को गौर से घूरने लगता है। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।